हेलो एंड वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं अपने एक नए टॉपिक के साथ में। एक्चुअली आज टॉपिक नया नहीं है, पहला ही टॉपिक है। बस उसके बारे में आज थोड़ा मैं डिटेल और अच्छी तरीके से पूरे ब्रीफली मैं डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम किया है, मुझे वहाँ पे मैसेज किए हैं, मुझे बताया है, मतलब मुझसे रिक्वेस्ट भी किया और बताई भी है, बोला भी है कि फ्लैबोटमी के बारे में दोबारा से इन डिटेल आप सर प्लीज़ बताइए। तो आज मैं फ्लैबोटमी के ही बारे में आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। तो वीडियो को आज मैं और भी अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बनाने वाला हूँ, और पूरी तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में सारे फ्लैबोटमी जो प्रोसीजर होता है, होल प्रोसीजर जो होता है, उसके अंदर जो हमारे ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, कैसे सैंपल कलेक्शन किया जाता है, क्या होती है फ्लैबोटमी और फ्लैबोटोमिस्ट क्या होता है, उसके बारे में आज हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करनी है, क्योंकि नॉलेज अगर गेन करनी है और इसके बारे में अच्छी तरीके से जानना है, या आप फ्लैबोटोमिस्ट बनने के लिए आप सोच रहे हैं या आप हैं, तो आपको फ्लैबोटमी के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देर ना करते हुए दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं, आज का वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम इसमें होल प्रोसीजर की बात करेंगे, यानी कि पूरा प्रोसीजर बात करेंगे कि फ्लैबोटमी के अंदर क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, और कैसे फ्लैबोटमी में जो हमारे सैंपल कलेक्शन होता है और ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है, किस किस वाइल में कौन सा सैंपल लिया जाता है, और कैसे कैसे पूरे एकदम स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल फ्लैबोटोमिस्ट की तरह हम आपको आज ट्रेंड करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी आसान सी लैंग्वेज में मैं आपको फ्लैबोटमी की डेफिनेशन बता देता हूं। दोस्तों, फ्लैबोटमी की डेफिनेशन एक होती है कि जो फ्लैबोटमी टेक्निक होती है, जैसे कि एक पैथोलॉजी लैब के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, वैसे ही एक फ्लैबोटोमी यानी कि फ्लैबोटमी डिपार्टमेंट भी होता है, जहाँ पे ब्लड सैंपल कलेक्शन किया जाता है एक फ्लैबोटोमिस्ट के द्वारा। तो ये तो एक सीधी सी साधारण सी एक डेफिनेशन बताई मैंने। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, इसमें ये होता है, फ्लैबोमिस होता है ब्लड कलेक्शन, और टोमी मीन्स यानी कि स्टडी, जिसके अंदर हम पूरी स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्टार्टिंग कैसे करी जाती है एक फ्लैबोटोमी प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जनरली क्या होता है कि आप लैब के अंदर हैं, और सबसे पहले कोई भी ब्लड टेस्ट, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी किसी भी टाइप का टेस्ट होगा, डॉक्टर पेशेंट्स को सजेस्ट करेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद वो आपके पास में आता है। तो सबसे पहले आपका जो फ्लैबोटमी एरिया है, जहाँ पे पेशेंट को बिठाना है, वो एकदम नीट एंड क्लीन, पूरा बायोमेडिकल चार्ट्स होते हैं, जो बायोमेडिकल रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पूरे डस्टबिन्स होने चाहिए आपके पास में, एकदम सारी चीज़ें जो प्रॉपर तरीके से, जैसे आपकी वैक्यूटेनर नीडल्स, वैक्यूटेनर्स, वाइल्स जो होती हैं, और सैंपल कलेक्शंस के लिए आपके पास में सिरिंजेस होनी चाहिए, आप स्प्रेट होनी चाहिए, आपके पास में कॉटन होनी चाहिए, बैंडेज होनी चाहिए, और एक फ्लैबोटमी चेयर होती है वो भी होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से पेशेंट्स को लगना चाहिए कि वो एकदम रिलैक्स फील कर रहा है आपके यहाँ पे बैठ के, और अच्छी तरीके से वो सैंपल दे सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होता है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही बेस्ट इम्प्रेशन होता है, कि आप किस तरीके से पेशेंट्स को बुलाते हैं, किस तरीके से पेशेंट्स को बिठाते हैं, किस तरीके से आप पूरी जो आपका जो होल प्रोसीजर है उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं, और एंड तक उसको कैसे बेस्ट तरीके से उसको एंड करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर पेशेंट आता है, जैसे कि, तो पेशेंट आएगा, सबसे पहले आप पेशेंट्स को वेलकम कीजिए। वेलकम करने के बाद पेशेंट्स को सीट ऑफर कीजिए, जहाँ पे पेशेंट का सैंपल कलेक्शन होना है उस पर बैठाइए। वहाँ पे बैठने के बाद में क्या होता है कि फिर आपको डॉक्टर के द्वारा दिया गया प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो लेना होता है। उसमें जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो सारी आपको रीड आउट करनी होती है। देन अगर आप डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन से जो इन्वेस्टिगेशन है उनको रीड आउट करके सैंपल ले रहे हैं वो एक अलग बात है। अगर बिल कराना है आपको
उसके बाद आप ले रहे हैं तो वो पूरा प्रोसीजर आप अपने अकॉर्डिंग अपने अपने लैब, अपने अपने हॉस्पिटल्स की लैब या फिर अपना पर्सनल कलेक्शन सेंटर है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब पेशेंट बैठ जाते हैं, पेशेंट्स को बैठाने के बाद में फिर आपने सारी इन्वेस्टिगेशंस को रीड आउट किया, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी वाइल्स जो हैं सभी प्रिपेयर करनी होती हैं। और दोस्तों देखिए, वाइल्स प्रिपेयर करने से पहले आपको एक चीज़ की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ होता है प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। यानी कि जो वाइल्स हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के अकॉर्डिंग लेते हैं, हर एक वाइल्स में जो इन्फेक्शन होता है, जो कि उनमें एंटीकोगुलेंट्स जो लगे होते हैं, वो एक दूसरे से क्रॉस मैच, यानी कि इन्फेक्शन को क्रॉस मैच नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। इन द सेंस कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम ब्लड कल्चर बोतल का यूज़ किस लिए करते हैं? वो इसीलिए करते हैं ताकि जो, और स्पेशली देखो एक चीज़ और होती है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ होता है ना, वो हमारा सिरिंज के ऊपर फॉलो नहीं होता है। जो वैक्यूम क्लीनर हम यूज़ कर रहे हैं ना आजकल, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं, उसमें होता है, सिरिंज पे भी करता है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि सिरिंज पर नहीं करता, वो तब करता है जब आप कैप ओपन ना करके डायरेक्ट सिरिंज को उसमें प्रिक करके, जो हमारी वाइल होती है, वैक्यूम क्लीनर वाइल होती है, उसके अंदर प्रिक करोगे, तब आप उसमें सैंपल अगर डालते हो तो उस पर फॉलो करता है। क्योंकि अगर हमारी निडल उसके अंदर जाएगी, जो भी एंटीकोगुलेंट होगा उस वाइल के अंदर वो उसके ऊपर अटैच होगा, उस पर लगेगा, देन उसके बाद वो दूसरी वाइल में जाएगा, तो इसमें जो इन्फेक्शन है वो क्रॉस, यानी कि दूसरी वाइल में पहुंचने का ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, यानी कि एंटीकोगुलेंट जो है वो दूसरी वाइल में जाएगा, तो यहाँ पे वेरिएशन आने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ऑर्डर ऑफ ड्रॉ बनाया गया है। तो सबसे पहले अब मैं बात आपको बता दूं कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है। यदि कोई पेशेंट्स आपके पास में केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई टेस्ट कराता है, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, फास्टिंग, रैंडम, कुछ भी, CBC, ESR, अगर और साथ ही वो अपनी कोई कोगुलेशन प्रोफाइल में से PT, APTT, D डायमर कुछ भी टेस्ट कराता है, तो इन सारी चीज़ों में हम कैसे कैसे ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ मैं स्पेसिफिक टेस्ट को लेके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ बता देता हूँ कि क्या होता है। ये भी एक फ्लैबोटमी का ही पार्ट होता है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में हम लेते हैं ब्लड कल्चर बोतल। ब्लड कल्चर बोतल के बाद हम जो हमारी PT वाइल जिसको हम बोलते हैं, जो सोडियम सिट्रेट या लिथियम सिट्रेट भी होती है, उसको लेते हैं। देन उसके बाद में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड हमारी जो SST वाइल होती है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, हम उसको लेते हैं, जो कि हम येलो ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रेड कलर की हमारी प्लेन वाइल होती है, जिसके अंदर सिलिका जेल होता है, एंटीकोगुलेंट जो कि क्लोट एक्टिवेटर होता है, उसको लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम हेपेरिन, जो सोडियम हेपेरिन, लिथियम हेपेरिन, ये दो टाइप की जो ग्रीन टॉप हमारी वाइल होती है, हम उनको लेते हैं। उसके बाद में हम EDTA लेते हैं। EDTA जो लेवेंडर कैप वाइल होती है उसको हम लेते हैं। EDTA जनरली CBC वगैरह टेस्ट जो होते हैं हमारे, उसके लिए यूज़ करी जाती है। EDTA के बाद हम फ्लोराइड, जो हमारी सोडियम फ्लोराइड होती है, स्पेसिफिक हमारी वाइल जो होती है वो ग्लूकोज के लिए होती है, शुगर के लिए होती है हमारी सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड के बाद हम बात करते हैं, अगर हमारे पिंक टॉपिक ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग के लिए भी होती है, वो भी ले सकते हैं। देन हम ब्लैक टॉप का यूज़ करते हैं, जो कि सोडियम सिट्रेट ही होती है। ठीक है, ये हमारे टोटल ऑर्डर ऑफ ड्रॉ हो जाती है, इसके अंदर हमारी सारी वाइल्स आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके ये तो हमने आपको ऑर्डर ऑफ ड्रॉ बता दिया। फ्लैबोटमी का ये भी एक स्टेप है आगे का। उसके बाद में आपने पेशेंट को सुटेबल तरीके से बिठा दिया है, देन आपने उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रीड आउट कर लिया है। प्रिस्क्रिप्शन के बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के अकॉर्डिंग आपने वाइल्स को प्रिपेयर कर लिया। देखिए सभी वाइल्स को पहले ही प्रिपेयर करना होता है, पेशेंट्स का नाम, उसकी एज, सेक्स, मेल या फीमेल है जो, और दूसरा अगर आपके पास में स्पेसिफिक कोई लैब नंबर या UHID या फिर कोई भी आपका सीरियल नंबर है वो उस पर मेंशन करना होता है। साथ ही अगर आप टेस्ट भी मेंशन कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता है कि केमिस्ट्री के कुछ ज़्यादा टेस्ट होते हैं, लेकिन फ्लोराइड पे स्पेसिफिक हमें मेंशन करना होता है कि ब्लड शुगर फास्टिंग है, ब्लड शुगर PP है या फिर रैंडम है। ठीक है दोस्तों, तो आपने अपना ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के अकॉर्डिंग अपनी सारी वाइल्स प्रिपेयर करनी है। उसके बाद हम अब आते हैं पेशेंट्स के पास में। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें सैंपल कलेक्शन करने के लिए, फ्लैबोटमी प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, पेशेंट्स की वेंस जो सूटेबल वेंस होती है उसको देखना होता है।
ठीक है। अब वेंस हम कहाँ से कौन कौन सी वेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी जो एल्बो होती है, इसके ऊपर का जो पोर्शन होता है यहाँ का, हम यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे तीन टाइप की हमारी जो वेंस होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा सूटेबल होती हैं सैंपल कलेक्शन के लिए, जिसको हम फोर्सा बोलते हैं, मीडियन कुबाइटल बोलते हैं, और एक हमारी सिफेलिक होती है। ठीक है, सबसे बेस्ट जो वेन होती है हमारी वो मीडियन कुबाइटल होती है, जो कि आसानी से सेंटर में होती है और आसानी से ब्लड कलेक्ट होता है। इसमें पेशेंट्स को भी इतना पेन नहीं होता और फ्लैबोटमी जो है वो भी अच्छे से हो जाती है। जो हमारा प्रोसीजर है सैंपल कलेक्शन करने का वो भी ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में हमें क्या करना होता है कि टॉर्निक्यूट बांधना होता है, ताकि हमारी वेंस जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं और आसान तरीके से हमारा सैंपल कलेक्ट हो जाए। तो जो टॉर्निक्यूट होता है उसको बांधने का क्या होता है, देखिए हमेशा जो हमारे जहाँ से हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं ना, उससे 4 यानी कि हम ये बोलते हैं 4 उंगल भी बोलते हैं, 4 इंच भी हम बोल सकते हैं, 4 इंच ऊपर हमारा जो टॉर्निक्यूट है वो बंधा होना चाहिए। ठीक है, और याद रखें जो टॉर्निक्यूट है वो हमारा 1 मिनट से ज़्यादा नहीं बंधा होना चाहिए। 40 सेकेंड्स टू 1 मिनट के बीच की टाइमिंग होती है टॉर्निक्यूट को बंधे रहने की। उसके बाद हमें उसको रिमूव कर देना होता है। जैसे ये टाइम कंप्लीट होता है फिर आपको क्या करना है, आपने टॉर्निक्यूट बांध दिया, वेंस आपने फाउंड कर लिया, बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको मिल गई है। देन उसको क्या होता है, जो हमारा एरिया होता है जहाँ पे हम प्रिक करने वाले हैं, अपनी निडल को प्रिक करने वाले हैं, उस एरिया को हमें क्लीन करना होता है। उसको हमें क्या करना होता है, उसे हमें स्टरलाइज़ करना होता है। स्टरलाइज़ करने के लिए हम किसी भी अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, आइसोप्रोपेनॉल जो हमारी स्प्रिट होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम डिटॉल या सेवलॉन, हम किसी भी एंटीबैक्टीरियल जो हमारे एंटीवायरस जो हमारा लिक्विड होता है जो कि अल्कोहल बेस्ड होता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या करते हैं, हम एक कॉटन पे लेंगे, कॉटन से लेने के बाद में हमें क्या करना होता है उसको, देखिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि क्या करते हैं कि कोई भी होता है ना, जनरली किसी को ये चीज़ नहीं बताई गई होती, ऐसे लेते हैं और वो ऐसे रब करते हैं या फिर ऐसे रब करते हैं, इस तरीके से वो उसको क्लीन करते हैं। ये टेक्निक बहुत गलत होती है। जो कि सही एक्चुअल टेक्निक है वो क्या होती है दोस्तों, देखो हमें क्या करना होता है कि हमारे इस एरिया में, इस पोर्शन में जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, हम उनको किल तो कर नहीं सकते, जितने होते हैं हम उनको पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। उनको हमें रिमूव करना होता है उस सरफेस से जहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं। और रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो कॉटन होती है उसको लेके हम एक क्लॉकवाइज एक राउंड लेंगे और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अब इसके पीछे भी रीज़न होता है क्लॉकवाइज लेने का और एंटी क्लॉकवाइज लेने का। देखिए जैसे आप क्लॉकवाइज ऐसे लेते हैं तो आपने जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको कलेक्ट किया, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके उनको रिमूव कर दिया। वहाँ से पहले ही कलेक्ट किया फिर उनको रिमूव कर दिया। अब ऐसे करने से क्या होता है, वो आप कितना भी उस तरीके से करोगे, यूँ करोगे, ऐसे लाओगे तो वो आपकी उसी सरफेस पे लग जाएंगे, या हो सकता है कि वो वहाँ से रिमूव हो जाए, लेकिन वो टेक्निक सही नहीं होती। ठीक है, इसलिए आप याद रखना कि स्किन को स्टरलाइज करने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही लेना होता है। ठीक है, आपने यहाँ तक स्टेप कंप्लीट किया, उसके बाद में आपको प्रिक करना होता है। अब आप प्रिक करेंगे, प्रिक करने के लिए आपको एक एंगल लेना होता है कि आप कितने एंगल पे आप अपनी सिरिंज को होल्ड करके और निडल को प्रिक कर रहे हैं, या वैक्यूम निडल जो है उसको प्रिक कर रहे हैं। देखिए जो इसका एक एंगल होता है ना, वो आपका 30 to 45 डिग्री एंगल होता है। 30 to 45 डिग्री समझ रहे हैं आप, यानी कि आपकी और सिरिंज की जो वो डायरेक्शन वो इस तरीके से इतनी होगी। देखो मैं आपको जो डायरेक्शन बता रहा हूँ वो गलत है, हालांकि आगे से ऐसे सामने से होती है, तो वो डायरेक्शन ये होती है। आप जब भी, और ज़्यादातर क्या होता है कि देखिए स्टार्टिंग में जो फ्रेशर होते हैं वो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि आप इंच टेप लेके या फिर कुछ भी लेके कोई भी मापने का वो लेके तब आप देखेंगे हाँ बिल्कुल एंगल फिट है, और तभी ये चीज़ें तो आपकी प्रैक्टिस से ही आती हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अच्छे तरीके से अपने हाथ को साफ करेंगे, तभी आपको आपकी जो प्रैक्टिस है वो बन पाएगी। ठीक है, तो एंगल पे आप पूरी तरह से निर्भर मत रहिए कि हाँ आपको हमें 30 to 45 ही एंगल लेना है। तो जहाँ से आपको सूटेबल हो सकता है वो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन एज ए बुक स्टडी आप ये फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो आपको यही चीज़ बतानी होगी कि आपका 30 to 45 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, अब आपने उस प्रिक कर दिया,
प्रिक करने के बाद में कभी भी जो सैंपल का, काफ़ी लोग क्या काम करते हैं कि एकदम से प्रिक किया और सीधा स्पीड पे खींच लेते हैं। कभी भी स्पीड पे नहीं खींचना चाहिए सैंपल अगर आप सिरिंज का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप वैक्यूम ट्यूनर का यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रेशर अपने अकॉर्डिंग होता है, वो ले लेता है, लेकिन सिरिंज से अगर आप खींच रहे हैं तो एकदम से नहीं खींचना है, क्योंकि आप एकदम से खींचेंगे तो आरबीसी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रेक डाउन हो जाएंगी और दूसरा जो अंदर वेन होगी वो भी कोलैप्स हो जाती है और ब्लड का जो फ्लोट है यानी कि जो उसका प्रेशर है वो भी स्लो पड़ जाएगा और ब्लड आना बंद हो जाएगा। इसलिए आपको धीरे धीरे खींचना है और धीरे धीरे इस सैंपल को कलेक्ट करना होता है। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद जो हमारी डिस्पो वैन, जिसको हम जो सिरिंज होती है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो विदिन 1 मिनट तक वो आपके सैंपल को क्लोट नहीं होने देता है। उसके बाद में उसके अंदर क्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपको 1 मिनट के अंदर अंदर सैंपल कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट करने के बाद में आपके जो वैक्यूम ट्यूनर वाइल्स जो होती हैं उनके अंदर डालना होता है। अब देखिए यहाँ तक आपने कंप्लीट किया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों देखिए फ्लैबोटमी का सिर्फ इतना ही पार्ट नहीं होता कि आपने सैंपल कलेक्ट किया और वाइल में डाला, उसके बाद में आपने रख दिया। जो हमारी सिरिंज है, कॉटन है, फिर जो भी सारी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करना प्रॉपर तरीके से, राइट वे में डिस्कार्ड करना एक अच्छे फ्लैबोटोमिस्ट की निशानी होती है। ठीक है, अभी ये चीज़ डिस्कार्ड करने की तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले आपने सैंपल कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में जो कॉटन होती है उसकी सपोर्ट से आप सिरिंज को बाहर निकालेंगे और कॉटन को लगाने के बाद में ऐसे फोल्ड नहीं कराना होता। कभी भी पेशेंट्स को बोलेंगे कि आप इसी तरीके से दबा करेंगे, क्योंकि ऐसे फोल्ड कराने में क्या होता है कि आपने ऐसे उसमें वो अल्कोहल बेस्ड कॉटन है तो उसको ऐसे दबाने के बाद में ऐसा होता है कि कभी कभी उससे साइड इफ़ेक्ट या फिर इन्फेक्शन भी हो जाता है। किसी किसी की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो वो उसको नहीं कर पाती है। हालांकि ऐसा है कुछ नहीं, कुछ मिथ भी होते हैं इसमें, लेकिन आप ऐसा ना करा के आप ऐसे ही दबा लीजिए और तुरंत जैसे सैंपल आपने अपनी वाइल्स में कलेक्ट किया उसके बाद बैंडेज लगा दीजिए उसके यहाँ पे जहाँ से आपने सैंपल कलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। यहाँ के बाद दोस्तों इतना कंप्लीट होने के बाद में फिर आप पेशेंट्स को पूछेंगे कि आप रिलैक्स हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, वो मैं आपको बताना भूल गया कि देखिए जब आप वेन प्रिक करते हैं ना तो आप एंगल तो आपका सही होना ही चाहिए, साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कितनी डेप्थ ले रहे हैं, आप कितने अंदर प्रिक कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी वेन को आप पार कर देते हैं ना तो आप वेन को पंक्चर कर देते हैं। अब पंक्चर होने का मतलब यह है कि वेन यानी कि आपने आर पार करके उसको फाड़ दिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हीमोटोमा बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो आपको हीमोटोमा भी नहीं बनने देना है। अगर हीमोटोमा बाई चांस बन भी जाता है, आप स्टार्टिंग में हैं, प्रैक्टिस में हैं, तो क्या होता है कि हीमोटोमा भी बन जाता है। तो उस कंडीशन में देखो क्या करना होता है कि आप पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि एक तो उसको मले नहीं, जहाँ पे आपने कॉटन लगाई है वो अल्कोहल बेस्ड कॉटन होती है, थोड़ा हार्ड होती है, तो उससे करने से भी और ज़्यादा हो सकती है, ईचिंग भी हो सकती है। पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि आप घर पे जाके आइस से थोड़ी सी मालिश कर लें, आइस लगा के, तो वो 1 से 2 दिन में वो ठीक हो जाता है, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन आती है दोस्तों, अगर कोई पेशेंट्स कमज़ोर दिल के होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा स्केयर्ड होते हैं सैंपल कलेक्शन को लेके कि हमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, दर्द होगा, हमारे सैंपल निकलेगा, तो क्या होता है कि वो पहले ही ऐसे अपने दिमाग में सोच बना लेते हैं कि सैंपल निकलते टाइम या तो वो ब्लड देख के या कैसे भी वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस होने की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, मतलब बेहोशी की उस पर पहुँच जाते हैं और अपना सारा सब कुछ सुध बुध खो देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो टेक्नीशियन होता है, जो हमारा फ्लैबोटोमिस्ट होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। देखिए उस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें पेशेंट्स को उसको तुरंत जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उस प्रोसीजर को, अगर आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे कंप्लीट कीजिए फटाफट। अगर आपने अभी प्रिक किया है और सैंपल भी नहीं आया तो आप उसको अभी फ़िलहाल वहीं पे छोड़ दीजिए, निकाल लीजिए। और पेशेंट को जो चेयर होती है आपके पास में, फुट रेस्ट वाली चेयर होनी चाहिए, आप उनको ओपन करके या तो वैसे पूरा लिटा दीजिए या फिर बेड पे लिटा के पेशेंट्स के थोड़े पैरों को ऊपर कर दीजिए। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में फ्लोट होने लग जाता है, और जहाँ ब्लड की डायरेक्शन चेंज होती है वहाँ पे पेशेंट्स जल्दी से कॉन्शियस होने के चांसेस बन जाते हैं। फिर और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको कि अगर पेशेंट बेहोशी की हालत में जा रहा है तो तब आपको पानी नहीं पिलाना है बिल्कुल भी पेशेंट को। बहुत से लोग ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि पानी पिलाने लग जाते हैं। पानी पिलाने से क्या होगा, देखिए
पेशेंट को नहीं पता कि उसको कितना पानी लेना है कितना नहीं लेना। सांस वो डायरेक्ट अंदर लेता रहता है, बाहर इनहेल और आउटहेल करता रहता है। जैसे आप पानी डालते हैं उसको सही डायरेक्शन में अंदर ऑब्ज़र्व करने के लिए वो होश में नहीं होता है। पानी अंदर जाने के बाद में क्या होता है, हमारे लंग्स में जाके वो हमारे लंग्स को भी कोलैप्स कर सकता है, जहाँ पे पेशेंट्स की सांसें रुक सकती हैं। तो फिर उसके लिए हमें पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कराना पड़ सकता है। इसलिए ये गलती ना करें। जब पेशेंट होश में आ जाए, पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से वो बैठ जाए, उसको सारा सब पता है, तब आप पानी पिला सकते हैं। वरना उससे पहले आप पेशेंट्स के हाथ पैरों को मल सकते हैं, पैर को डायरेक्शन ऊपर करके पेशेंट का ब्लड जो सर्कुलेशन है उसको उल्टी डायरेक्शन में फ्लोट करवा सकते हैं, तो ईज़िली वो आ जाते हैं अपने नॉर्मल हालत में। ठीक है, ऐसी कंडीशन एक फ्लेबोटोमिस्ट की लाइफ में बहुत बार देखने को मिलती हैं ये सारी चीज़ें। तो अब हम सीधे आते हैं अपने वहाँ पे कि हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया, वाइल्स वगैरह में हमने डाल लिया प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हम पेशेंट्स से पूछते हैं कि आप ठीक हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, और उनको रिपोर्टिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे कब कब उनको रिपोर्ट आपको मिलेंगी और कितना टाइम लगता है। ठीक है, दूसरा इसमें दोस्तों और भी चीज़ें होती हैं कि अगर आप यूरिन सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट से, यानी कि यूरिन रूटीन, एक होता है रूटीन माइक्रोस्कोपी और एक होता है कल्चर, तो वो सैंपल देने के लिए भी पेशेंट्स को समझाना होता है कि कैसे कैसे सैंपल उनको देना होता है। ये सारी चीज़ें एक फ्लेबोटोमिस्ट के बतानी बहुत ज़रूरी होती है, फ्लेबोटोमिस्ट को, पेशेंट्स को। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली आप लोगों के समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों कुछ थोड़ी सी बातें मैं आपको ऐसी बता दूं जो थोड़ी सी हटके होती हैं। हटके मतलब अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हैं, आपको नॉलेज है। देखो, वैसे तो डॉक्टर के पास में अगर कोई भी पेशेंट जाएगा तो डॉक्टर पेशेंट को सारी चीज़ें समझा देगा, उसके बाद ही आपके पास में भेजेगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है, भाई आप भी एक मेडिकल लाइन के बंदे हो, आपने भी पैरामेडिक्स की हुई है, तो उसके बाद आपसे भी कोई क्वेश्चन कर सकता है कि हमें कौन सा सैंपल कब देना है, किस टाइम देना है, कितनी फास्टिंग होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ें भी आपको पता होनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं। क्या पता पेशेंट अपनी तरफ से करा रहा हो और उसे नहीं पता कि उसे लिपिड प्रोफाइल का सैंपल कब देना है, ब्लड शुगर फास्टिंग सैंपल कब देना है, यूरिन कल्चर सैंपल कैसे देना है। ये सारी चीज़ें भी एक अच्छे फ्लेबोटोमिस्ट को पता होनी चाहिए। तो मैं आपको लिए ये सारी चीज़ें आसान कर देता हूँ। मैं कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऐसी है जिनके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। हालांकि हज़ारों में इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, मैं सभी के बारे में नहीं बता सकता, अभी कुछ बता देता हूँ जो कि एक रूटीन टेस्टिंग में आती हैं। ठीक है, देखिए, जनरली कोई भी अगर पेशेंट आपके पास में आता है मॉर्निंग में, अगर वो बोलता है कि मुझे CBC, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर फास्टिंग कराना है, साथ ही मुझे यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर भी कराना है, तो मुझे सैंपल कैसे देना होगा। तो आप पेशेंट को बताएंगे कि आपको, अगर आप CBC, LFT, KFT करा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए किसी भी टाइप, आप ये रैंडम टेस्ट हैं, कभी भी करा सकते हैं, इसमें कोई फास्टिंग नेसेसरी नहीं होती। लेकिन आप लिपिड प्रोफाइल करा रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल के लिए आपकी 12 to 14 आवर्स की फास्टिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। 12 से 14 घंटे आपका खाली पेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं अगर आप ब्लड शुगर फास्टिंग करा रहे हैं तो उसके लिए आपकी 10 to 12 आवर्स की फास्टिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही हमने बात करी है यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर की। देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप यूरिन रूटीन या कल्चर देने के लिए आप फास्टिंग रहना ज़रूरी है, आप कभी भी दे सकते हैं। लेकिन रूटीन तो रूटीन ही होता है, रैंडमली आप कभी भी दे सकते हैं। लेकिन कल्चर के लिए थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, यूरिन कल्चर देने के लिए हमें क्या होता है, जब हम सैंपल देंगे ना, तो हमारा जो बोलते हैं अप स्ट्रीम, मिडिल स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, तो जो अप स्ट्रीम जो फर्स्ट वाला जो यूरिन होता है उसको हमें डिस्कार्ड करना होता है, और मिड स्ट्रीम वाला जो यूरिन होता है उसको कलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमें सैंपल लेना होता है। देन उसके बाद में हल्का यूरिन हमें रोक के फिर बाकी हमें मतलब अलग डिस्कार्ड करना होता है। हमें बस वो मिड स्ट्रीम का जो यूरिन होता है वो लेना होता है। और अगर आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आप सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिया कर दे रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। यूरिन रूटीन अगर आपको कराना है तो वो आप कभी भी दे सकते हो, उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, ये हमने कुछ रूटीन वो बता दिए हैं आपको, कुछ टेस्टिंग जो होती है उनके बारे में कि कब कैसे देना होता है। जनरली हर एक फ्लेबोटोमिस्ट के लाइफ में ये सारी चीज़ें रूटीन रैंडमली चलती रहती है। ठीक है, अगर आप रैंडम शुगर करा रहे हैं तो वो आप कभी भी करा सकते हैं। अगर आप PP करा रहे हैं, देखिए
क्या होता है कि जब कोई डायबिटिक पेशेंट होता है ना, तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि आप फास्टिंग और पीपी दोनों एक साथ कराइए। तो फास्टिंग तो खाली पेट हो गया, वो तो खाली पेट देना होगा पेशेंट को। और पीपी क्या होता है? पीपी एक हमारा होता है कि आफ्टर मील, आफ्टर 2 आवर्स मील वो सैंपल देना होता है। जब फास्टिंग सैंपल होगा उसके बाद हम बताएंगे पेशेंट को कि आपको खाना खाना है प्रॉपर तरीके से, ज़्यादा हैवी नहीं लेना, उसमें कुछ स्वीट्स ज़्यादा नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, नॉर्मली खाना लेना है। उसके बाद में आपको 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, प्लेन वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं खाना। फिर 2 घंटे के अंदर अंदर यानी कि 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पहले आप आके हमें सैंपल दीजिए, पीपी सैंपल। ये सैंपल देने का प्रोसीजर होता है पीपी का, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके बारे में मैंने बताया। अगर आप लोग भी और भी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा टेस्ट हमें कैसे देना है, किस टाइम देना है और कैसे कैसे उसको देना होता है, या तो आप फ्लैबोटोमिस्ट लाइन से जुड़े हैं वो पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप बिल्कुल क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। या फिर कोई भी मेरे फ्रेंड्स दोस्त अगर वो देने के लिए जा रहे हैं सैंपल और उसके बाद उन्हें उसके बारे में नॉलेज नहीं है और वो जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की मेरी वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बातें करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर कुछ भी मुझसे पूछना तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अच्छी लगती है तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे क्या होता है कि मुझे भी थोड़ी अप्रिसिएशन मिलती है और उसके बाद में मैं वीडियोस बनाता हूँ। वैसे तो बहुत प्यार मिल रहा है मुझे आप लोगों से, लेकिन और ज़्यादा प्यार की उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं इसी के साथ में अगली वीडियो में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।